जय श्री राम। मैं रवि सांखी। राहुल गांधी ने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया। राहुल गांधी जी ने मास्टर स्ट्रोक कर दिया। राहुल गांधी जी ने वो कारनामा कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी जी ने पूरा चुनाव बदल के रख दिया। राहुल गांधी जी अब की बार, ये नहीं बोलूंगा प्रधानमंत्री बनने वाले, इतना झूठ नहीं बोला जाता। ये कोई हेडलाइन नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये कोई मैं वीडियो की हेडलाइन बोल रहा हूं। हाँ, वीडियो की भी हेडलाइन नहीं है ये जो इनके कांग्रेस के समर्थक बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, जो पहले पत्रकार थे, उनकी भी हेडलाइन नहीं है ये तो क्योंकि उन्हें भी पता है लोग पढ़ने से ज्यादा हंसेंगे। ये कुछ पत्रकार अपने शब्दों में कह पा रहे हैं बेचारे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और कमाल क्या किया राहुल गांधी जी ने, ऐसा क्या कमाल कर दिया, ऐसा क्या मास्टर स्ट्रोक कर दिया। ये कमाल और ये मास्टर स्ट्रोक ये है कि राहुल गांधी जी ने अमेठी छोड़ के रायबरेली से चुनाव लड़ना तय किया है। आज 3 मई आखिरी डेट थी नॉमिनेशन की। 3 बजे तक उसका टाइम दिया गया था। राहुल गांधी जी ने सुबह 7 बजे नॉमिनेशन फिल कर दिया। ये मास्टर स्ट्रोक किया है कांग्रेस ने। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हुए हैं राहुल गांधी जी। जब मुद्दे नहीं होते ना इंसान के पास में, जब बातें नहीं होती है, तो वो छोटी छोटी ही अपनी बात को बड़ा बनाने की कोशिश करता है अपनी नजरों में। चलो कोई तो बात बड़ी बने। जब पूछा गया इनसे कि राहुल गांधी जी ने इतने समय बाद में अचानक क्यों ये किया है अमेठी से, तो इनके जवाब थे, जो इनके समर्थक है उनके जवाब थे कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक किया है। अचानक रायबरेली में इन्होंने नॉमिनेशन फिल करके बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। इन्होंने गेम चेंज कर दिया है। यदि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने को, अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने को गेम चेंजर कहा जाता है, तो इसमें तो कांग्रेस माहिर है। अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने के.एन. शर्मा जी लड़ रहे हैं अमेठी से। के.एन. शर्मा जी कांग्रेस के मैनेजर हैं रायबरेली और अमेठी के। वो वहां प्रबंधन करना, ये सब मैनेज करते हैं। इनका बैकग्राउंड कोई नेतागिरी से नहीं है, ये कोई नेता नहीं है, ये प्रबंधन में है। और इन्हें आज एक बात ये समझ लीजिए, आज इन्हें इनकी निष्ठा, जो कांग्रेस के प्रति इनकी जो निष्ठा है, उसका इनाम मिला है। कांग्रेस पूरी खत्म हो रही है, पर ये अभी निष्ठा वाली जो चीजें है ना, परिवारवाद, निष्ठावाद, मतलब जो हमारे लिए ज्यादा करेगा हम उसे, मतलब ये नहीं छोड़ रही है कांग्रेस। फिर भी खत्म होने की कगार पर है, फिर भी नहीं छूट रही है। मैंने 2 चीजें पहले ही अपने वीडियो में कही थी, आप चाहो तो देख सकते हो। एक, मैंने ये कहा था कि अब की बार राहुल गांधी वायनाड के इलेक्शन जो 26 को होने थे उनका वेट कर रहे हैं, उसके बाद में वो दूसरी सीट खोजेंगे। और उन्होंने खोजी। जहां मुझे पहले लगता था कि अमेठी से राहुल गांधी को लड़ना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी मांग है और एक कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए भी ये सब होता है। पर राहुल गांधी जी ने तो एक अलग ही मास्टर स्ट्रोक कर दिया वो रायबरेली से। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये भी कहा था, पिछले 2 वीडियो में मैंने ये चीज कही थी कि शायद अब की बार अमेठी से प्रियंका गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होने वाला है और रायबरेली से राहुल गांधी फिक्स होने वाले हैं। तो एक बात तो हो गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाला नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी से यदि उनसे ये चीज पूछी जाती है कि भाई क्यों आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका जवाब बहुत ही एक हास्यप्रद तरीके से उन्होंने बताया है कि इसलिए प्रियंका गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें एक फिक्स सीट पे नहीं रखा जा सकता। वो पूरे भारत में प्रचार करेगी। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रचार नहीं करेंगे, मोदी जी प्रचार नहीं करेंगे यदि वो अपनी एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़े बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, उनका मतलब इनकी बातें भी हास्यप्रद है, जो इनको खुद को ही समझ में नहीं आता कि हमें क्या कहना है। दूसरा, इन्होंने कहा कि इनकी कैंपेनिंग बहुत अच्छी है। हमने देखा है उत्तर प्रदेश में इनकी कैंपेनिंग को करते हुए कि इनकी कैंपेनिंग कैसी है। आपको याद होगा 2019 में मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं का नारा दिया था। आधे से ज्यादा यूपी इनके अंडर था। क्या हालत हुई यूपी की? सिर्फ 2 सीटें, और ये वो 2 सीटें हैं जिसमें एक पुरुष है और एक महिला है। ये वो है जो अपने दम पर जीते हैं, क्योंकि ये प्रभाव अच्छा, चलो फिर भी मान लेते हैं कि ये प्रियंका गांधी जी की रैली की वजह से जीते हैं। तो इन्होंने अमेठी क्यों नहीं बचाई?
क्यों अमेठी को खो दिया इन्होंने? अमेठी में राहुल गांधी का ना लड़ना और रायबरेली में राहुल गांधी जी का अचानक जो कांग्रेसी कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक कर जाना, उस पे मोदी जी ने बहुत ही मस्त तरीके से तंज कसा है और चुटकी ली है। वीडियो देखिए आप। इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। मैं यही टैगलाइन मेरे इस वीडियो को देने वाला हूं, डरो मत, भागो मत। डर भी गए और भाग भी गए। मोदी जी ने फिर भविष्यवाणी कर दी है। मोदी जी ने फिर भविष्यवाणी कर दी है। कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटें पर कांग्रेस पिछली बार से भी कम सीटें लेके आएगी। और यह बात तो सत्य है कि राहुल गांधी को अपनी वायनाड सीट से डर लग रहा है। ये बात तो सत्य है। रायबरेली सीट इनकी परंपरागत सीट रही है, फिरोज गांधी के समय से, इंदिरा गांधी के समय से। इंदिरा गांधी एक बार ये सीट शायद 78 में या 6 में ये सीट हारी भी है। उसके बाद में 82 में वापस लड़े हैं वो और जीते हैं। एक अच्छे नेता का यही है कि हारकर भी उस सीट को अपना समझना और लड़ना, जैसे स्मृति ईरानी ने किया। वो 2014 में राहुल गांधी जी से हार गए थे, पर फिर भी उन्होंने हार ना मानकर वहां कार्य किया और जनता ने उन्हें जितवाया। इंदिरा गांधी जी ने यही किया, 1982 में वो वापस लड़े और जीते। एक अच्छे नेता की निशानी यही है कि हार ना मानना। हार जीत चुनाव में होती रहती है, कोई हारना कोई बड़ी बात नहीं है, एक जीतेगा तो एक हारेगा भी। पर हाँ, भाग जाना वो शर्म की बात है, लड़ना एक गर्व की बात है, लड़कर हार जाना भी एक गर्व की बात है। लड़ने से डरकर भाग जाना ये एक शर्म की बात है। योद्धा का काम है लड़ना, राजनेता का काम है चुनाव लड़ना। यदि योद्धा लड़ाई करने से भाग जाता है तो बहुत बड़ी, ये पराजय से भी बड़ी ये शर्म की बात होती है। वैसे ही राजनेता के लिए, यदि राजनेता चुनाव लड़ने के से मना कर देता है, हाँ अनेकों बड़े कारण हैं, वो समझ में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ डर के कारण कि मैं हार जाऊंगा। मोदी जी ने अपने वीडियो में यही कहा था कि मैंने पहले ही कह दिया था कि जो बड़े बड़े नेता है ये अब की बार हिम्मत नहीं करेंगे चुनाव लड़ने की, और सही हो रहा है, ये हो रहा है। सोनिया गांधी से बड़ी नेता कौन है कांग्रेस में? कोई नहीं है। राहुल गांधी से बड़ा नेता कौन है? अब ये मत कहिएगा कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वायनाड से चुनाव लड़े क्योंकि अमेठी हार गए थे, हार का डर था। बीच चुनाव में रिजल्ट आने से पहले पता चल गया था कि मैं हार रहा हूं। तब केरल में, उत्तर प्रदेश के बाद में चुनाव थे, तब भाग के वायनाड गए थे। और अब अमेठी में लड़ते तो ये समीकरण बैठती कि हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं को हार जीत एक अलग चीज है, मैं नहीं कहता वहां जीत जाते या हार जाते, पर एक कार्यकर्ताओं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशन मिलता। तो अब रायबरेली आ गई, क्योंकि रायबरेली में बाकी किसी भी सीट पे मुझे नहीं लगता कि वो इतना सेफ फील करेंगे, क्योंकि सेफ फील तो रायबरेली में भी नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, आपको समीकरण समझाने की कोशिश करता हूं। 2014 में 3.5 लाख वोटों से सोनिया गांधी जीती थी। 2019 में जो चुनाव हुए वो मार्जिन 2 लाख का था, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीती थी सोनिया गांधी जी। अब की बार तो सोनिया गांधी जी को पता है कि क्या हालत होने वाली है वहां, तो उन्होंने साफ मना कर दिया और उससे पहले वो राजस्थान से राज्यसभा में चले गए। तो रायबरेली भी आसान नहीं है राहुल गांधी जी के लिए, पर बात इतनी है कि इससे अच्छी सेफ सीट उनके लिए कोई नहीं है। अब सोच के देखिए, पिछली बार तो फिर भी सपा बसपा सब एक थे और इन्होंने इन 2 सीटों पे, अमेठी और रायबरेली में, अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे। सपा ने और बसपा ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे। अब की बार तो कैंडिडेट भी हैं। राहुल गांधी के लिए इन यूपी की 80 सीटों में कोई सेफ सीट है उनकी नजर में तो वो रायबरेली है।
पर अब की बार रायबरेली में भी उनके प्रॉब्लम है, क्योंकि रायबरेली में मनोज पांडे जो सपा के 4 विधायक जीते थे उनमें से एक हैं, और आज उन्होंने सपा छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। मनोज पांडे का मैं व्यक्तित्व आपको बताता हूं, उनका वट बताता हूं कि 2014 में राहुल गांधी जो जीते थे उसमें योगदान मुलायम सिंह यादव और मनोज पांडे का बहुत धरातल पर बहुत ज्यादा है। वरना 2014 में ही स्मृति ईरानी में पहली बार में ही राहुल गांधी हार जाते स्मृति ईरानी से। पर अब की बार प्रॉब्लम ये है कि सपा और बसपा का गठबंधन है नहीं, तो बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है और मनोज पांडे बीजेपी में आ चुके हैं। उनका धरातल पर बहुत अच्छा प्रभाव है, बसपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, तो राहुल गांधी के लिए आसान तो ये रायबरेली भी नहीं है। पर हाँ ठीक है, उन्हें चुनाव लड़ना था, वो लड़ रहे हैं। वायनाड से उन्हें लगता है कि वो जीत जाएंगे, एक तरफ उन्हें लगता है वो हार जाएंगे, तो इसलिए वो सेफ सीट की नजर मतलब एक सेफ सीट खोज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है जहां विपक्ष के बाद पास में ना कोई मुद्दा है, यदि कोई मुद्दा आता भी है तो उसे भुना नहीं पाते हैं, उसे समझा नहीं पाते हैं। वो उसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जनता लात मार के उसे दरकिनार कर देती है। अब कारण क्या है वो पता नहीं है। आपको एक छोटी सी एक चीज बताता हूं जो चाणक्य के थ्योरी के अनुसार है। जब राजा ईमानदार होता है और राजा पर जनता का विश्वास होता है, आप रिलेट कर कीजिएगा आज की स्थिति से। जब राजा ईमानदार होता है और राजा पर जनता का विश्वास होता है और जनता का राजा पर होता है, दोनों का विश्वास एक दूसरे पर है यहाँ, तो यदि राजा कुछ हार्ड फैसले भी लेता है, यदि बड़े डिसीजन लेने के लिए कुछ हार्ड फैसले भी लेता है, तो जनता उसके खिलाफ नहीं जाती है, क्योंकि जनता को विश्वास है कि ये लिया गया फैसला आज शायद हमें दुख देगा पर आने वाले भविष्य में हमारे लिए ही बेनिफिट का सौदा है, हमारे लिए ही महत्वपूर्ण होगा, हमारे लिए ही सही होगा। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, इतने बड़े बड़े, पर जनता खिलाफ नहीं हुई। सबसे बड़ी बात बताऊं, डीजल और पेट्रोल की बात कर लीजिए। आज डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि जितना लोगों को बोलना चाहिए था खिलाफ मोदी जी के उतना बोलते हैं। और नाम मात्र के कुछ लोग यदि बोलते होंगे, क्या तकलीफ नहीं होती उन्हें? होती है। रुपए नहीं लगते? लगते हैं। डीजल पेट्रोल लगता है, घर खर्च की ही एक हिस्सा है, वो बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आम आदमी का। पर आम आदमी मोदी जी के खिलाफ नहीं हुआ। क्यों? राजा जब ईमानदार होता है तो उस पर गुस्सा नहीं आता, वो ये सोचते हैं कि ठीक है थोड़ा सा परेशान हो लेंगे, पर राजा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। और याद कीजिए वो समय कांग्रेस का, जब 1 रुपया भी यदि पेट्रोल का डीजल का बढ़ जाता था तो क्या हल्ला होता था, उस समय क्या माहौल बनाया जाता था। उसमें बीजेपी भी है पर जनता ज्यादा है। आज यदि उसमें उस टाइम पे बीजेपी हल्ला मचाती थी तो आज कांग्रेस के लोग हल्ला क्यों नहीं मचा रहे? क्योंकि हल्ला सिर्फ और सिर्फ जनता के समर्थन से मचाया जाता है। केजरीवाल जेल में है, जनता ने हल्ला नहीं मचाया तो वो भी चुप हो गए। 2012 का आंदोलन याद कीजिए, जिस समय जनता रोड पे थी, केजरीवाल और ये अनशन पे थे, क्योंकि जनता का समर्थन था इसलिए हल्ला मचा था। जनता यदि साथ है तो हल्ला कितना ही मचा लीजिए, बात दब जाएगी। जनता खिलाफ है तो फिर ये 10 सालों में चाहे पेट्रोल की डीजल की कीमतें कुछ भी रही हो, महंगाई कुछ भी रही हो, बेरोजगारी कुछ भी रही हो, पर जनता का समर्थन मोदी जी के साथ में है, क्योंकि पता है कि हमारा राजा ईमानदार है, हमारा राजा जो कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। क्योंकि हमने ये 60 साल चाहे देखे हो, चाहे पढ़े हो, चाहे सुने हो, इन सब में हमने गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद ये सब सुना है कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। तो इन 10 सालों में हमने इन सब चीजों से निजात पाई है, छुटकारा पाया है। कोरोना जैसी महामारी में भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का जो मैनेजमेंट रहा है वो सच में सराहनीय है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े देशों को ये बात बोलनी पड़ी है कि भारत का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही शानदार रहा है। जब वरना भारत जैसे विकासशील देश में कोई सोच नहीं सकता कि इतनी बड़ी महामारी और इस लेवल से हैंडल की गई हो। कुछ देश अभी तक नहीं उभर पाए हैं और बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं अभी भी डगमगाई हुई है, जिसमें अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैं। और भारत की वही अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, मोदी जी ने रॉकेट बनाया हुआ है। परसों ही आंकड़े आए हैं जीएसटी के
2,10,000 करोड़ के पास जीएसटी कलेक्शन। सोचिए भारत की अर्थव्यवस्था कहां जा रही है। तो बात वही है, जब राजा ईमानदार होता है तो हार्ड फैसले लेगा, पर जनता को पता है कि आज उनका दुख होगा पर कल ब्याज समेत हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। तो आज का चुनाव ऐसी स्थिति पे खत्म हो गया है, मतलब खत्म तो नहीं हुआ है, अभी 5 चरण बाकी है, पर मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में आके लटक गया है, अटक गया है कि अब कांग्रेस के पास में, विपक्ष के पास में कोई पॉइंट नहीं है, मुद्दा नहीं है। क्योंकि मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देख के ये फील हो रहा है कि मोदी जी है आश्वस्त है, फुल रिलैक्स है। मतलब रिलैक्स ऐसे नहीं कि वो काम नहीं करना चाहते, रिलैक्स मतलब चुनावों को लेके कि हाँ हम जीत रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मेहनत कम कर रहे हैं वो, बल्कि उन्हें पता है कि कहाँ मेहनत कितनी करनी है, कहाँ कम करनी है, कहाँ ज्यादा कर रही है, कहाँ बीजेपी का लूजफुल है, कहाँ हम प्लस में जा रहे हैं। वो मोदी जी को सब पता है, क्योंकि इन 25 सालों के कैरियर में मोदी जी ने एक चुनाव भी नहीं हारा है। कांग्रेस राहुल गांधी ने आज मास्टर स्ट्रोक कर दिया है, बहुत बड़ा गेम चेंज कर दिया है रायबरेली से चुनाव में उतर के। 1984 में कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। 2014 से पहले 1984 में कांग्रेस के पास में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसके बीच में कांग्रेस के पास कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। और ये भी पूर्ण बहुमत राजीव गांधी के समय की बात है ये 1984 में। ये भी तब आई थी जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मतलब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, उसके सहानुभूति के कारण पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। 2000 उतने साल बाद 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब कि जनता का विश्वास सहानुभूति से नहीं बना है। अंतर देखिए, पूर्ण बहुमत सरकार का भी अंतर देखिए। 1984 में जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी वो सहानुभूति के कारण आई थी। 2014 में जो मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की आई वो सहानुभूति से नहीं, वो जनता के समर्थन से आई। वो इन 60 सालों का जो इनका खड्डा खोदा हुआ था, भ्रष्टाचार किया हुआ था, आतंकवाद की त्राहिमाम किया हुआ था, मचाया हुआ था, उससे तंग आकर भारत की जनता ने एक ऐसे आदमी को सत्ता दी थी जो गुजरात को कहां से कहां लेकर गया था। इसीलिए जनता मोदी जी पर विश्वास कर रही है, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी भी हो। बाकी बातें दरकिनार की जा सकती है क्योंकि राजा ईमानदार है आपका। तो आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।